अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंशाल्लाह लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को ख़त्म कर देना है। लार्ज इंटेस्टाइन को ख़त्म कर देना है। तो आज लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? क्लोनिक पोलिप्स। आज हमने क्या पढ़ना है? फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस। मतलब कि इसके नाम से पता है कि फैमिलीज़ में रन करता आ रहा है और इसमें एडिनोमेटस क्लोनिक पोलिप बन गए हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मैंने लास्ट अपनी वीडियोस में बताया था कि हमेशा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर एडल्ट्स में होता है। ठीक है। characterized by the hundreds and thousands of adenomatous clonic polyps। अब कोलोन में थाउजेंड्स और हंड्रेड्स पोलिप्स बन गए हैं। ठीक है। एडिनोमेटस का मतलब यह है कि ग्लैंड से अराइज किए हैं, ग्लैंड्स की प्रोलिफरेशन हो गई। ये देखें इतने ज़्यादा पोलिप्स बन गए हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड। ये सारे एडिनोमेटस पोलिपोसिस दिखाया भी उन्होंने। ठीक है। अब ये क्यों बने हैं? ड्यू टू इनहेरिटेड एपीसी म्यूटेशन। अब क्या हुआ है कि जो एपीसी जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसकी म्यूटेशन होगी। और आपको पता है कि एपीसी जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 5 पे प्रेजेंट होता है। अब ट्यूमर सप्रेसन जीन अगर म्यूटेशन हो गई है तो फिर वो मतलब कि ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मैं इजी वर्ड्स में बता रही हूँ। तो उसके लिए फिर इसके चांसेस हो जाएंगे इंक्रीज प्रोपेनिसिटी टू डिवेलप द एडिनोमेटस पोलिप थ्रू आउट द कोलोन एंड द रेक्टम। तो इसलिए इंक्रीज चांसेस हो जाएंगे एडिनोमेटस पोलिप्स बनने के सारी कोलोन में और रेक्टम में भी। कोलोन एंड रेक्टम आर रिमूव प्रोफाइलैक्टिकली। अच्छा, अब जिस एरिया में सबसे पहले एडिनोमेटस पोलिप्स बनेंगे ना जिस एरिया में, तो उस एरिया को हम प्रोफाइलैक्टिकली मतलब के थ्रू आउट रिमूव कर देंगे। क्योंकि फिर ये ताकि कार्सिनोमा में ना डेवलप हो। अगर वो पूरी कोलोन में बने हैं तो हम उसकी पूरी कोलोन निकाल देंगे पेशेंट की। सही है। अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट डेवलप कार्सिनोमा बाय 40 ईयर ऑफ एज। मतलब अगर हमने किसी के अंदर एडिनोमेटस पोलिप्स देखे हैं, अभी वो बिनाए नहीं है लेकिन हमने उसको रिसेक्ट नहीं किया, प्रोफाइलैक्टिकली रिमूव नहीं किया, तो फिर ये चांसेस हैं कि पेशेंट 40 ईयर्स की एज में कि मतलब वो कार्सिनोमा डेवलप कर जाएगा। आगे गार्डनर सिंड्रोम बताया हुआ है। आपको पता है सिंड्रोम में एक से ज़्यादा डिसीजेज होती हैं। गार्डनर सिंड्रोम इज फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिप्स विद फाइब्रोमेटोसिस एंड ओस्टियोमा। अब गार्डनर सिंड्रोम में क्या है कि फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस भी हो गया, फाइब्रोमेटोसिस भी हो गया, ओस्टियोमास भी हो गया। ठीक है। गार्डनर सिंड्रोम एक ट्राइड है जिसके अंदर ये तीनों डिजीज होती हैं। ओस्टियोमास का मतलब है कि जो हमारा स्कल है उसके अंदर जो बोन है वो मतलब उन्होंने ट्यूमर स्मॉल बना दिए बिनाइन। और फाइब्रोमेटोसिस का मतलब है कि जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो प्रोलिफरेट हो गए। ठीक है। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं। फाइब्रोमेटोसिस इज अ नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोमेटोसिस के बिनाइन प्रोलिफरेशन है फाइब्रोब्लास्ट की, अराइज इन रेट्रोपेरिटोनियम। और ये रेट्रोपेरिटोनियम में मतलब अराइज करती है। आपको पता है पेरिटोनियम कवरिंग मतलब पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारे एब्डोमेन में जिसके अंदर हमारी किडनीज वगैरह होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे डेस्मोइड का मतलब ये है कि मतलब उसके रेट्रोपेरिटोनियम मतलब उस पेरिटोनियल के बाहर बाहर ये फाइब्रोब्लास्ट डेवलप करते हैं। और डेस्मोइड का मतलब है कि वहाँ एग्रेसिव फाइब्रोब्लास्ट ने पहले ही कार्सिनोमा बनाया हुआ है। ठीक है। तो उससे जो फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोमेटोमास डेवलप करते हैं एग्रेसिव फाइब्रोब्लास्ट से, उसको कहते हैं डेस्माइड फाइब्रोमेटोसिस। ठीक है। तो ये वहाँ से भी डेवलप करते हैं एंड और ये क्या करते हैं और जहाँ ये डेवलप करते हैं वहाँ के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओस्टियोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन। अब ओस्टियोमा क्या है? बिनाइन ट्यूमर है बोन का। डेट यूजली अराइज इन स्कल, जो कि यूजली कहाँ अराइज करता है? स्कल में। तो गार्डनर सिंड्रोम में हमें क्या देखने को मिलता है? फाइब्रोमेटोसिस देखने को मिलता है, ओस्टियोमा देखने को मिलता है और साथ साथ फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस देखने को मिलता है। ठीक है। अब टर्कट सिंड्रोम इज एफएबी। अब टर्कट सिंड्रोम में दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्यूमर बन जाते हैं, एक फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस हो जाता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्यूमर बनते हैं, एक तो उसके अंदर दो कॉमन ट्यूमर्स बनते हैं। ये ये बिनाइन थे। ओस्टियोमास जो हमने ये ऊपर देखे थे ये बिनाइन थे, लेकिन अब ये वाले जो मेड्यूलोब्लास्टोमा और ग्लियल सेल हैं ये दोनों मैलिग्नेंट है। ठीक है। मेड्यूलोब्लास्टोमा आपको पता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस टाइम में मेड्यूला और पोन्स होता है, तो यहाँ करके ये ट्यूमर अराइज करता है, ये समझे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ग्लियल सेल का मतलब वो वाले सेल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जैसे सिशवान सेल हो गया, एस्ट्रोसाइड्स हो गया, पता है वो प्रोटेक्ट करते हैं नर्व्स को, न्यूरॉन्स को। ठीक है। तो अगर वो मतलब उनकी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो गई है तो फिर ग्लियल ट्यूमर्स बन जाएंगे। तो टर्कट सिंड्रोम में ये हमें देखने को मिला कि हमें ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मिलते हैं और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैलिग्नेंट ट्यूमर मिलते हैं और साथ में हमें एफएपी भी देखने को मिलता है। जबकि गार्डनर सिंड्रोम में हमें ओस्टियोमास जो कि बिनाइन है और साथ में फाइब्रोमेटोसिस देखने को मिलता है और साथ में एफएपी। ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ना है?
ज्वेनली पॉलिप्स। अब इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये बच्चों को हो रहा है, ज्वेनली का मतलब, ठीक है। और ये स्पोरेडिक है, किसी जगह पे होता है, किसी जगह पे नहीं होता। हेमाटोमेटस बिनाइन पोलिप दैट राइजेस इन चिल्ड्रन। हेमाटोमेटस बिनाइन पोलिप बन जाते हैं जो कि बच्चों में होते हैं, उनकी एज क्या होती है, लेस देन 5 ईयर्स ओल्ड। हेमाटोमेटस पोलिप्स का ये मतलब है कि देखें, एक नॉर्मल एपिथीलियम है, उसके अंदर नॉर्मल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, लेकिन अब नॉर्मल एपिथेलियल सेल हैं, वो नॉर्मल एपिथेलियल सेल ही हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से वो मतलब उनकी अरेंजमेंट अगर ऐसे है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब्ड हो गई है, तो वो एक पोलिप बना लेंगे, ठीक है? उसको कहते हैं हेमाटोमेटस पोलिप। लेकिन ठीक है, इसको हेमाटोमे लेकिन वो है नॉर्मल सेल है, वो प्रोलिफरेट नहीं किए, लेकिन उनकी बस डिसअरेंज्ड हुए हैं और उन्होंने एक पोलिप बना दिया, इसको हेमाटोमेटस पोलिप कहते हैं। और ये रेड कलर के होते हैं पोलिप्स, ठीक है? स्पोरेडिक हेमाटोमेटस बिनाइन पोलिप होते हैं दैट राइजेस इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ओल्ड, यूजुअली प्रेजेंट एज सॉलिड। ये आम तौर पे एक सॉलिटरी रेक्टल पोलिप के तौर पे प्रेजेंट होता है दैट प्रोलैप्सेस एंड ब्लीड। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब ये है कि जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जब चिल्ड्रन होगा, वो 5 ईयर से उसकी लेस एज होगी, ठीक है? उसके रेक्टम में समझेंगे तो उसके अंदर से ऐसे पोलिप बाहर आया होगा, प्रोलैप्स किया होगा, ठीक है? और साथ में ब्लीड भी ये कर रहा होगा। तो और ये सॉलिटरी का मतलब है ये सिंगल होगा, एक ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सिंगल हो, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन यूजुअली प्रेजेंट एज़ सॉलिटरी, लेकिन आमतौर पे सिंगल होते हैं। रेक्टल पॉलिप्स होते हैं दैट प्रोलैप्स, जो प्रोलैप्स भी होते हैं और ब्लीड भी हो रहे होते हैं। ज्वेनली पॉलिपोसिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल ज्वेनली पॉलिप्स इन द स्टमक। और फिर ज्वेनली पॉलिप्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मल्टीपल पॉलिप्स बना देता है। कहाँ बनाता है? स्टमक में बनाता है और कोलोन में भी बनाता है। लार्ज नंबर ऑफ ज्वेनली पॉलिप्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोमा। अगर ज्वेनली पॉलिप्स ज़्यादा हो गए हैं, लार्ज नंबर हो गई है, तो फिर इसकी प्रोग्रेशन हो सकती है कार्सिनोमा में भी। आगे फिर चिगर सिंड्रोम है। अच्छा, ये भी हेमाटोमेटस बिनाइन पोलिप है, मतलब हेमाटोमेटस का मतलब मैंने आपको बता दिया। और ये बिनाइन पोलिप्स हैं, थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? म्यूकोक्यूटेनियस हाइपरपिगमेंट। और ये साथ में जीआईटी ट्रैक में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करा देते हैं? म्यूकोक्यूटेनियस हाइपरपिगमेंटेशन, फ्रैकल लाइक स्पॉट्स, जैसे तिल लाइक ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। और ये स्पॉट्स कहाँ बनते हैं? हेमाटोमेटस इस सिंड्रोम में ये स्पॉट्स कहाँ बनते हैं? लिप्स पे बनते हैं, ओरल म्यूकोजा में बनते हैं, मतलब ज़ुबान पे भी ये बन सकते हैं, या फिर पूरे मुंह में बन सकते हैं, ओरल कैविटी में। और जेनाइटल स्किन में भी बन सकते हैं, मतलब जो जेनाइटल ऑर्गन्स होती हैं, उनकी स्किन होती है, उस पे भी मान सकते हैं। और ये भी डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, मतलब ये एडल्ट में रिप्रेजेंट होगा। इंक्रीज रिस्क फॉर कोलोरेक्टल ब्रेस्ट एंड गायनोकोलॉजिकल कैंसर। और इसमें क्या होता है कि है तो ये बिनाइन है, लेकिन ये एक सिंड्रोम है ना, तो मतलब इसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर का भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है, और ब्रेस्ट कैंसर का भी, और गायनोकोलॉजिक कैंसर का भी रिस्क इंक्रीज हो सकता है, मतलब ये एंडोमेट्रियम में भी हो सकता है, ठीक है? आगे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हम स्टार्ट करते हैं। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा राइजिंग फ्रॉम कोलोनिक और रेक्टल म्यूकोसा। अब इसके नाम से ही पता है, कोलोन और रेक्टम। तो ये कार्सिनोमा कहाँ से राइज किया? कोलोन से भी किया, रेक्टल म्यूकोसा से भी किया। थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर एंड थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डिजीज। अच्छा, आपको पता है कि ये सबसे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर कहाँ है? जो अडल्ट में जब सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, वो कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कैंसर होता है फीमेल्स में ब्रेस्ट में होता है, और मेल्स में कहाँ से में होता है? प्रोस्टेट में, ठीक है? और साइट के लिहाज से मोस्ट कॉमन की बात हो रही है, ठीक है? और दूसरे नंबर पे कहाँ होता है? लंग्स में होता है, और तीसरे नंबर में कोलोरेक्टल में होता है। तो ये थर्ड मोस्ट कॉमन साइट हो गई ना। फर्स्ट मोस्ट तो प्रोस्टेट है, और सेकंड मोस्ट लंग है, और थर्ड मोस्ट क्या है? कोलोरेक्टल। अगर हम मोर्टेलिटी के हिसाब से इसको हमने रेट करना हो कि किसमें सबसे पहले डेथ होती है, तो लंग कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है। और उसके बाद क्या है? ब्रेस्ट या प्रोस्टेट, क्योंकि ये डिटेक्ट थोड़ी लेट होता है, हमें पता नहीं चलता। और फिर प्रोस्टेट सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, और उसके बाद क्या है? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो मतलब मोर्टेलिटी के भी लिहाज से थर्ड मतलब थर्ड पे आ रहा है, और साइड के भी लिहाज से थर्ड पे आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये वाली लाइन का ये मतलब है, थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कैंसर एंड थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कैंसर रिलेटेड डेथ्स। पीक इंसिडेंस इसके ज़्यादातर ये कहाँ होते हैं? 60 से 70 ईयर्स ऑफ एज में होते हैं जब पेशेंट तब होते हैं। मोस्ट कॉमन अराइजेस फ्रॉम, अब ये ज़्यादातर अराइज कहाँ से करते हैं? एडिनो कार्सिनोमा सीक्वेंस। A second important molecular pathway is microsatellites instability। अब इस लाइन का क्या मतलब है? माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो जब हमारा सेल साइकिल हो रहा होता है ना, तो आपको पता है कि जीन की कोडिंग होती है, डीएनए की कोडिंग होती है, ठीक है? वो कोडिंग किससे होती है? वो जीन से होती है ना, जैसे कि
गुआनिन, फॉस्फेट, गुआनिन, गुआनिन ऐसे की जो कोडिंग्स होती है, ठीक है? फिर इन्होंने मिलके डीएनए बनाना होता है, डीएनए की कोडिंग एक्चुअली ये होती है। तो फिर तो अगर समझे कि इस कोडिंग में कोई डिफेक्ट आ गया, इसको कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, मतलब इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, जो कोडिंग सही नहीं हो रही, तो माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन राइज फ्रॉम एडिनोकार्सिनोमा सीक्वेंट अ सेकंड इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूलर पाथवे इज माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। अच्छा जी, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी आर रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए। माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी क्या है? रिपीटिंग सीक्वेंस है नॉन कोडिंग डीएनए के। अभी डीएनए कोड नहीं होता, उससे पहले ये होना ज़रूरी होता है। इंटेग्रिटी ऑफ सीक्वेंस स्टेबिलिटी इज मेंटेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये नॉर्मली कहाँ सीक्वेंस हो रहा होता है, इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही होती है सेल डिवीजन में। लेकिन समझें कि अगर ये ये वाली माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हो गई है, मतलब अब ये सीक्वेंस सही नहीं बना और उससे डीएनए कोड हो चुका है, डीएनए कोड हो गया है, और फिर उससे वो मतलब डीएनए डिवाइड भी कर रहा है आगे, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन आया ही नहीं है, P53 आया ही नहीं है जिसने इसको अपोप्टोसिस कराना था, या इनकी कोई भी म्यूटेशन हो गई है, या माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी इसकी कोई म्यूटेशन हो गई है, तो डिफेक्टिव डीएनए आगे प्रोलिफरेट करता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो कार्सिनोमा होगा उसको कहते हैं, ठीक है। इंटेग्रिटी ऑफ सीक्वेंस इज मेंटेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दरमियान इंटेग्रिटी मेंटेन की जाती है, कि मतलब जो हमारे डीएनए डैमेज करा रहे हैं उसको हमने मतलब किल कर देना होता है, अपॉप्टोसिस करा देनी होती है, लेकिन ये मेंटेन नहीं हो रही इंटेग्रिटी। इंस्टेबिलिटी इंडिकेट डिफेक्टिव डीएनए कॉपी मैकेनिज्म, ईजी डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन्स, ठीक है। तो अब इंस्टेबिलिटी इन हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज ड्यू टू इनहेरिटेड म्यूटेशन इन द डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन। अब हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा क्यों है? क्योंकि इनहेरिटेड म्यूटेशन हो गई है। कहाँ हो गया? डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन में। डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन वो वाले जीन्स होते हैं जब डीएनए डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर कराते हैं। अगर वो रिपेयर नहीं होता तो फिर अपोप्टोसिस करा देते हैं, लेकिन यहाँ वो जीन्स खराब हो गए, डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन्स, तो फिर वो जो डीएनए जो डैमेज हुआ है वही, या फिर जिसकी कोडिंग नहीं सही हुई है आगे जाई जा रहा है, तो उसकी वजह से मतलब कैंसर डिवेलप हो रहा है। इंक्रीज रिस्क ऑफ, अब इसकी वजह से क्या होगा? रिस्क इंक्रीज हो जाएगा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का, ओवेरियन कार्सिनोमा का और एंडोमेट्रियल हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की वजह से क्या हुआ? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का इंक्रीज हो गया रिस्क। ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का पता है, एंडोमेट्रियम आपको यूट्रस में पैदा होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, तो उसका भी कार्सिनोमा इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अराइजेस डिनोवो। डिनोवो का मतलब है कि जो नॉट फ्रॉम, जो एडिनोमेटस पोलिप, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एडिनोमेटस पोलिप से नहीं बन रहा, बल्कि आपको पता है किस चीज़ से बन रहा है? माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी से, एट अ रिलेटिवली अर्ली एज, यूजली राइट साइडेड। अब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की कहाँ होता है? राइट साइड पे होता है। आपको पता है जो रेक्टम है वो तो राइट साइड पे ही होती है ना ज़्यादातर, ये देखें तो इसलिए ये राइट साइड पे होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग इसकी कैसे होगा? स्क्रीनिंग फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अक्कर विया क्लोनोस्कोपी। हम क्लोनोस्कोपी के थ्रू इसकी स्क्रीनिंग करेंगे वाया क्लोनोस्कोपी एंड फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग। फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग मतलब जो हमें आम आंख से ब्लड नहीं नज़र आ रहा है लेकिन वो स्टूल के साथ पास हो रहा है, उसकी हम टेस्ट करेंगे स्टूल को, या फिर क्लोनोस्कोपी मतलब हम उसके अंदर एक ट्यूब डालेंगे जिसके कैमरा लगा होगा, उससे देखेंगे। बिगन एट 50 ईयर्स ऑफ एज। अब 50 ईयर ऑफ एज में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है। गोल हमारा क्या है कि हमने एडिनोमेटस पोलिप निकाल देना इससे पहले कि वो कार्सिनोमा में डिवेलप हो, ठीक है। टू डिटेक्ट कैंसर अर्ली बिफोर क्लिनिकल सिम्टम्स अराइज। कार्सिनोमा कैन डिवेलप एनीवेयर अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ कोलोन। कार्सिनोमा कहीं भी इंटायर लेंथ ऑफ कोलोन कहीं भी डिवेलप कर सकता है। लेफ्ट साइडेड मतलब कि वो असेंडिंग कोलोन में भी डेवलप कर सकता है, डिसेंडिंग कोलोन में भी, ट्रांसवर्स में भी, रेक्टम में, ठीक है। कार्सिनोमा कैन डेवलप एनीवेयर। लेफ्ट साइडेड कार्सिनोमा यूजली, अच्छा अब यहाँ देखते हैं हम कि हमारा जो ये हमारी इंटेस्टाइन है ना, कोलोन, सही है। अगर लेफ्ट साइड पे कार्सिनोमा हमारा डिवेल्प करेगा ना, तो हमें नैपकिन लाइक अपीयरेंस देगा। सोचें आपका यहाँ कार्सिनोमा डिवेल्प किया हुआ है, ठीक है, तो ये तो नैरो चीज़ हो जाएगी ना। जब ये नैरो चीज़ हो जाएगी तो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगी, फूड कम पास करेगा। तो ऐसे नैपकिन रिंग ऐसे ही होता है, जब हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो नैपकिन ऐसे पड़ा होता है, सही है।
तो ये नैपकिन रिंग लाइक अपीयरेंस दे रही है, जबकि राइट साइडेड में वैसे प्रोट्रूजन बन जाएगी कार्सिनोमास की। सही है। Children, the left-sided carcinoma usually grows as a napkin ring lesions present with decreased stool caliber. अब stool caliber कम आएगा। अब लेफ्ट साइडेड है तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे पेन होगी और ब्लडी स्ट्रीक्स आएंगी स्टूल के साथ। राइट साइडेड कार्सिनोमा यूजली ग्रोज एज अ रेज लेजन प्रेजेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब राइट साइडेड जब भी कार्सिनोमा होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, अकल्ट ब्लीडिंग होगी जो हमें नज़र नहीं आएगी, और वैग्यू पेन होगी। वैग्यू पेन का मतलब है कि पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि उसको कहाँ पेन है एब्डोमेन में, वो कभी कहेगा राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी मतलब एग्जैक्ट उसको प्लेस नहीं पता होगी। एन ओल्डर अडल्ट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हैज़ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अच्छा, अगर आपके पास एक ओल्डर एडल्ट आया जिसकी एज 70 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, तो वो कहेगा उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है, तो आपने उसको कोलोरेक्टल मतलब उसको ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ही होगा, ठीक है। क्रोनिक कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद अच्छा रिस्क फॉर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एंडोकार्डाइटिस। इस लाइन का मतलब ये है कि एंडोकार्डाइटिस का तो आपको पता है ना, हार्ट उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। तो जो एंडोकार्डाइटिस होता है जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हम देखते हैं कि एंडोकार्डाइटिस की इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो वायरस होता है इसका जब पॉजिटिव एजेंट होता है एंडोकार्डाइटिस का, तो आप उस पेशेंट में देखेंगे कि उसको एब्डोमेन में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको ब्लडी स्ट्रीक्स आ रही हैं साथ में, और उसको पेन भी एब्डोमेन में। तो इस ज़्यादातर चांसेस हैं ऐसे कि पेशेंट एंडोकार्डाइटिस भी इस पेशेंट को होगा। और एंडोकार्डाइटिस अगर स्टेप्टोकोकस बोविस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो मतलब इसको कोलोनिक कार्सिनोमा है। सही। इस लाइन का ये मतलब है क्लोनिक कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एंडोकार्डाइटिस। ठीक है जी। अब स्टेजिंग कैसे करेंगे? टीएनएम स्टेजिंग। टी का मतलब है कि डेप्थ ऑफ इन्वेजन, मतलब वो कहाँ तक है, उसने कौन सी लेयर्स को इन्वॉल्व किया है। तो ये वाला जो ट्यूमर होगा वो कहाँ बस म्यूकोजा तक होगा। ट्यूमर लिमिटेड टू म्यूकोजा जनरली डू नॉट स्प्रेड ड्यू टू लैक ऑफ लिम्फेटिक इन द म्यूकोजा एन स्प्रेड टू द रीजनल लिम्फ नोड। मतलब कि एन का मतलब है उसने कौन सी नोड्स को इन्वॉल्व किया है, तो वो रीजनल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा। एम का मतलब है कि मेटास्टाइज है, डिस्टेंट स्प्रेड है, मतलब इसका मेटास्टेसिस हो रहा है, डिस्टेंट स्प्रेड कर रहा है। मोस्ट कॉमनली किस चीज़ को इन्वॉल्व करेगा? लीवर को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है। अब सी ई ए इज़ अ सीरम ट्यूमर मार्कर। अब सी ई ए सीरम ट्यूमर मार्कर है जो कि हम यूज़ करते हैं असेसिंग के लिए कि मतलब ये हमारे ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड भी कर रहा है ट्यूमर के नहीं। और फिर हम इसी ये मार्कर इसलिए भी यूज़ करते हैं देखने के लिए कि रिकरेंस आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब कि ट्रीटमेंट के बावजूद ये दोबारा तो नहीं हो जाएगा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है। नॉट यूज़फुल फॉर स्क्रीनिंग, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए यूज़फुल नहीं है, बल्कि ये रिकरेंस के लिए डिटेक्ट करने के लिए कि रिकरेंस हो रही है, या फिर हम ये देखने के लिए कि इसकी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं, उसके लिए हम सी ई ए ट्यूमर मार्कर यूज़ करते हैं। ठीक है। कोई भी अगर आपको मुश्किल आ रही है समझने में या कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी आपको रिप्लाई देने के लिए। ओके जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।